जय हिंद, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी। बिना किसी देरी के सीधे क्लास पे चलते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं यूपी टेट 2026 के लिए एसएसटी प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लिए हैं। सुबह के क्लास में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आइए शुरू करते हैं पहले ही प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि सत्यमेव जयते, यह उक्ति कहाँ से ली गई है, यह सुक्ति कहाँ से ली गई है। तो मेरे भाई 4 ऑप्शन आपके सामने है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी क्या सही है, कमेंट करके बताइए। देखिए इससे क्या होता है ना कि आप एक्टिव होते हैं, आप पता चलता है कि आप जागरूक हैं, अपने एग्ज़ाम के लिए आप सीरियस हैं। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी मुंडकोपनिषद। ध्यान रखेंगे यह हमारे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। साथियों, मुंडकोपनिषद का संबंध किस वेद से है, सवाल पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा अथर्ववेद से है। यानी मुंडकोपनिषद का संबंध किससे है, अथर्ववेद से है। यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। साथियों, राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा अशोक स्तंभ है उसके नीचे यह पंक्ति, यह सूक्ति अंकित है, लिखा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो जान लीजिए। यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है मंडूकोपनिषद में, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, अगर हम वेदों की चर्चा कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। साथियों, सबसे पहला और प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद में साथियों अगर बात करें तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और इस ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, इसका उल्लेख है ऋग्वेद के 3 मंडल में। साथियों, इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी और यह भगवान सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है ना, क्या गायत्री मंत्र। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीन यानी नया वेद है वो अथर्ववेद है। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, एक और सूक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। साथियों, यह उपनिषद, यह वाक्य जो है, यह सूक्ति जो है वह बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। क्या गंगा है, यमुना है, सरस्वती है या फिर सिंधु है। तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में माना गया है। मेरे भाई ध्यान रखेंगे ऋग्वेद काल में आर्यों के लिए सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी और वेदों में सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सरस्वती नदी को वेदों में क्या कहा गया है। तो नदीतमा यानी नदियों में उत्तम, मातेत्तमा माताओं में उत्तम और देवीत्तमा देवियों में उत्तम कहा गया है सरस्वती नदी को। ठीक है ना। वैसे सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती है, लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा बार वर्णित जो नदी है वह है सिंधु। सिंधु नदी का चर्चा सबसे ज़्यादा बार हुआ है। वहीं अगर हम गंगा और यमुना की बात करें तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में, यानी गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख केवल 3 बार हुआ है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों, अक्सर पूछा जाता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 3 बार। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें सिंधु नदी के महत्व की तो साथियों आर्थिक और भौगोलिक महत्व के कारण ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। इसे हिरण्ययनी यानी सोना देने वाली नदी भी कहा गया है। अच्छा, नदियों के प्राचीनतम नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप नदियों के प्राचीनतम नाम जान लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। परुष्णी रावी नदी को कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके तट पर प्रसिद्ध दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसका नाम परुष्णी है। साथियों, वितस्ततः झेलम नदी को कहा जाता है। वहीं असिस्की चेनाब नदी को कहा जाता है। सतुद्री सतलज नदी को और बिपाशा ब्यास नदी को कहा गया है वेदों में। तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है बुद्धचरित के लेखक कौन है। बाणभट्ट, अश्वघोष, कनिष्क या फिर कालिदास। तो मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अश्वघोष राइट आंसर है। ध्यान रखेंगे बुद्धचरितम बौद्ध धर्म का एक महाकाव्य है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन के चरित्र का वर्णन है। साथियों, इसे महाकवि अश्वघोष ने लिखा था, जो कि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क के राजकवि थे। ध्यान रखेंगे
बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है और यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ये भी ध्यान रखेंगे साथियों। चौथी बौद्ध संगति, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जान लीजिए, पूछा जाता रहा है एग्जाम में। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित होती है और चौथी बौद्ध संगति के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अश्वघोष होते हैं, जबकि ध्यान रखेंगे अध्यक्ष वसुमित्र थे। इस संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हुआ था साथियों। अश्वघोष की कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसे जान लीजिए, जैसे सौंदरानंद है, यह महाकाव्य है। सरितपुत्र प्रकरण है जो कि एक नाटक है। वहीं अगर हम बात करें बाणभट्ट की तो साथियों इनके कुछ महत्वपूर्ण रचना है, वो भी आप जान लीजिए। इनकी हर्षचरितम कादंबरी प्रसिद्ध रचना है। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वहीं कालिदास की बात करें तो यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम ऐसे महत्वपूर्ण महाकाव्य और नाटक लिखे हैं। मेघदूतम जैसे नाटक उन्होंने लिखे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीगुप्त जो हैं वो आपके गुप्त वंश के संस्थापक थे साथियों। बात करें गुप्त साम्राज्य की नींव तो लगभग 275 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा रखी गई थी। इतिहास में इन्हें गुप्त वंश का आदि पुरुष या आदि राजा कहा जाता है साथियों। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को अधिराज कहकर संबोधित किया गया है। किस अभिलेख में? तो पूना ताम्रपत्र अभिलेख में, ठीक है ना। यह प्रभावती गुप्ता के द्वारा, ठीक है। इसमें श्रीगुप्त को क्या कहा गया है? तो अधिराज कह के संबोधित किया गया है, ठीक है ना। हालांकि वह एक स्वतंत्र राजा नहीं थे, वह कुषाणों के सामंत थे, भी ध्यान रखना है। अच्छा, अगर बात करें हम कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक की, तो मेरे भाई गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है ना। इनको माना जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी साथियों। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में यानी 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। वहीं लिच्छवी दौहिद्र की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सिक्कों की परंपरा की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मेरे भाई बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, गुप्त वंश के महान शासक थे, ठीक है ना, समुद्रगुप्त। अच्छा, इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा है। किसे? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। उसने उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिण भारत यानी दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया था साथियों। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यह किस वंश के थे? तो गुप्त वंश के थे साथियों। किसने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, जो कि एक इतिहासकार थे। अच्छा, उन्होंने कहाँ इस बात को लिखा है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया उनकी एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है साथियों। ध्यान रखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की विस्तृत जानकारी उसके दरबारी कवि हरिशेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति है, जो कहाँ है साथियों? नाम से ही पता चलता है कि इलाहाबाद में है। यह इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलती है, जो चंपू काव्य शैली यानी गद्य और पद्य का मिश्रण है। गद्य और पद्य दोनों के मिश्रण में लिखी हुई है। क्या? प्रयाग प्रशस्ति। किसने लिखा? हरिशेण ने लिखा। किस प्रकार का ये लेख है? तो यह स्तंभ लेख है। कहाँ है? तो इलाहाबाद में है साथियों। यह गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में मिश्रण है, जैसे कि चंपू काव्य लिखा जाता है, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त कला और संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे। सिक्कों पर उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए इन्हें कविराज की उपाधि दी गई है। साथियों, अश्वमेध कर्ता समुद्रगुप्त ने अपने विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ किया। ध्यान रखेंगे। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया, यह किसके और किसके मध्य हुआ। देखिए मेरे भाई, एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक प्रश्न के भीतर बहुत सारे प्रश्न हैं। पहले तो आपको ये पता चला कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में। अब सवाल नंबर दूसरा ये है कि किसके और किस किस राजा के मध्य यह युद्ध हुआ था, बताइए। चार विकल्प आपके सामने हैं, चारों पढ़िए और बताइए। देखिए मेरे भाई, जब आप पढ़ेंगे तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में मेरे भाई तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ध्यान रखेंगे, हरियाणा के करनाल जिले के पास तराइन के मैदान में लड़ा गया था यह युद्ध 1191 में। देखिए, गौर साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी और अजमेर और दिल्ली के चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के भी नाम से जानते हैं या राय पिथौरा भी कहा जाता है, इनके बीच लड़ा गया था। साथियों, इस प्रथम युद्ध में राजपूतों की वीरता के सामने तुर्क सेना भाग खड़ी हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, जबकि मोहम्मद गौरी घायल होकर मैदान से भागा था। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। अभी आपने जाना कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है, लेकिन जब मोहम्मद गौरी हार गया, चला गया, तो उसके बाद फिर वापस आता है 1192 में, और तब तराइन का द्वितीय युद्ध चालू होता है। किसके बीच, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। लेकिन अब की बार मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी से आता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है और भारत में तुर्क यानी मुस्लिम साम्राज्य की वास्तविक नींव डालता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें चंदावर का युद्ध, तो साथियों 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध यानी फिरोजाबाद के पास जो चंदावर है, उस युद्ध में पराजित कर मार डाला था। वही अगर हम बात करें गौरी की पहली हार की, तो भारत में मोहम्मद गौरी ने पहली पराजय 1178 में गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय, जिसे भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उनकी माता नायक देवी के हाथों माउंट आबू के पास हुई थी और इसमें उसकी पराजय हुई थी। ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज रासो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो से संबंधित। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हुआ करते थे चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक एक हिंदी का पहला महाकाव्य लिखा, जिनमें इन युद्धों का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की थी, बताइए। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की थी, तो साथियों विकल्प सी सही हो जाता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखेंगे, खिलजी वंश का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यकालीन इतिहास में एक अभूतपूर्व बाजार नियंत्रण का मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था विशाल अस्थायी सेना को कम वेतन में संतुष्ट रखना था। उसने दैनिक उपभोग की सभी वस्तुएं जैसे कि गेहूं, चावल से लेकर दास और घोड़े तक के दाम सरकारी तौर पे तय कर दिए थे और जमाखोरी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी जान लीजिए। प्रशासनिक विभाग अगर बात करें इसकी, तो बाजार नियंत्रण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नया विभाग की स्थापना किया गया था, जिसे दीवाने रियासत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद सहनाये मंडी, साथियों प्रत्येक बाजार के अधीक्षक को सहनाये मंडी कहा जाता था, जो व्यापारियों को की बही खाता और नाप तौल पे नज़र रखते थे। वहीं वरीद और मुनहियान किसे कहा जाता था, तो बाजार के भीतर जो गुप्त रूप से जांच करने वाले अधिकारी थे, उन्हें वरीद, और गुप्तचरों को मुनहियान कहा जाता था। ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सैन्य सुधार की अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने नगद वेतन पर अस्थायी सेना रखी थी। सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जिसने पहली बार अस्थायी सेना रखी, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। उसने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े को दागने की प्रथा भी शुरू की ताकि भ्रष्टाचार रुक सके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल यह है कि पानीपत का प्रथम
युद्ध कब हुआ था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए मेरे भाई, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 21 अप्रैल 1526 पानीपत, हरियाणा, आप सभी जानते हैं। बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। उस समय बाबर के पास बहुत छोटी सेना थी, लेकिन अपनी उन्नत युद्ध नीति के कारण उसने लोदी की विशाल सेना को हरा दिया था। ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। बात करें तुलगमा युद्ध पद्धति की, तो बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तुलगमा युद्ध नीति यानी दुश्मन को चारों तरफ से घेरना और तोपखाने का प्रयोग किया जाना, पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ। बाबर के बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपची थे यानी निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पानीपत के अगर द्वितीय युद्ध की हम बात करें साथियों, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को। ध्यान रखेंगे 5 नवंबर 1556 को अकबर, जो कि बैरम खान उसका एक सेनापति था, तो अकबर के बैरम खां के नेतृत्व में और फिर सूर्य राजवंश के हिंदू सेनापति थे हेमू यानी हेमचंद्र के बीच हुआ था। यानी बैरम खां और हेमचंद्र के बीच यह पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ। ध्यान रखेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के, ठीक है ना, मराठों के बीच हुआ। इसमें मराठों की तरफ से सदाशिवराव भाऊ नेतृत्व कर रहे थे और उधर अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इसमें मराठों की करारी हार हो जाती है पानीपत के तृतीय युद्ध में। उसके बाद बात करें हल्दी घाटी का युद्ध, तो आपके 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ठीक है, यह राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे कि इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था, तो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था, मुगल सम्राट अकबर। ठीक है ना। 1575 ईस्वी में अपनी तत्कालीन राजधानी फतेहपुर सीकरी जो आगरा के पास में था, वहाँ पे इबादत खाना यानी प्रार्थना गृह का निर्माण करवाया था। शुरुआत में यह केवल मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला गया था, फिर बाद में सभी धर्मों के विद्वान यहाँ आने लगे। ठीक है ना। महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर हम बात करें तो महजरनामा जो 1579 में धार्मिक चर्चाओं में बढ़ते विवाद को खत्म करने के लिए अकबर ने 1579 में महजर की घोषणा की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। दीन इलाही, अगर बात करें दीन इलाही की, तो 1582 में सभी धर्मों के मूल सत्यों को मिलाकर अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन इलाही नामक एक नया सूफी मत शुरू किया, जिसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल, जिसे महेश दास भी कहते हैं, वो था। ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी की अन्य इमारतों की अगर हम बात करें तो यहाँ बुलंद दरवाज़ा है, जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। जोधाबाई महल है, पंच महल है और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैन विद्वानों को सम्मान, अगर बात करें अकबर के जैन विद्वानों के सम्मान में, तो हरिविजय सूरी को जगत गुरु और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दिया था, जो कि ये जैन संप्रदाय के महान विद्वान थे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में प्रश्न है। प्रश्न यह है कि अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था किसने शुरू की थी? क्या लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड कर्नवालिस था, लॉर्ड डलहौजी था या लॉर्ड विलियम बेंटिक था? तो मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक बना दिया गया और सरकार के लिए एक निश्चित लगान तय कर दिया गया। ठीक है ना। जमींदारों को कुल वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकार को देना होता था और 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। इसे इस्तमरारी या जागीरदारी प्रथा भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आप जान लीजिए। सूर्यास्त का नियम अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा एक कड़ा नियम था, जिसके तहत यदि जमींदार तय तारीख से सूरज डूबने तक सरकारी खजाने में लगान नहीं जमा करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी।
अगर हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की तो साथियों थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू की गई, जिसमें इसमें जमींदार नहीं बल्कि सीधे किसान यानी रैयत को भूमि का मालिक बनाया जाता था। यह ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े हिस्से यानी 51% स्थानों पर यह लागू थी। साथियों अगर हम बात करें महालवाड़ी व्यवस्था की तो ध्यान रखिएगा, जो महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि अरे ये कहाँ से प्रश्न आ गया। साथियों ये सभी आपके किताब से ही प्रश्न है, यानी SCERT क्लास 6 से 8 हिस्ट्री ज्योग्राफी जो पॉलिटी का किताब है उसी से ये प्रश्न लिए गए हैं सभी। देखिए अगर महालवाड़ी की बात करें साथियों तो होल्ड मैकेजी द्वारा उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश पंजाब में यह व्यवस्था लागू की गई। इसमें टैक्स का निर्धारण पूरे गांव या महाल यानी जागीर के आधार पर सामूहिक रूप से होता था। अगर वहीं हम बात करें भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS की तो साथियों ICS यानी भारतीय नागरिक सेवा, ठीक है ना। बात करें ICS की यानी इंडियन सिविल सर्विस की तो साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। साथियों अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र यानी उसका मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड कैनिंग था, विकल्प सी आपका सही है। 1857 के क्रांति के समय भारत का, ठीक है ना, जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। 1856 से 1862 के मध्य रहा। इस विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया था। इसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी रानी को सौंप दिया गया। ठीक है, इसी के साथ ही गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया, जिससे लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा और प्रथम वायसराय बना। सवाल दोनों है, ध्यान रखिएगा। सवाल पूछा जाए भारत का प्रथम वायसराय कौन बना तो लॉर्ड कैनिंग। सवाल पूछा जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना तब भी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो जान लीजिए। महारानी का घोषणा पत्र अगर उसकी बात करें साथियों तो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का प्रसिद्ध घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया था। वहीं लॉर्ड डलहौजी का योगदान, अगर उसके योगदान के संबंध में चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति की मुख्य पृष्ठभूमि डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति ही थी, जिसके तहत सतारा, संभलपुर, झांसी, नागपुर ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। ठीक है ना। अगर बात करें अवध विलय की तो साथियों डलहौजी ने 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, जिसकी वजह से अवध के सैनिक विद्रोह में शामिल हुए। वहीं अगर हम बात करें पील कमीशन की तो साथियों 1857 के विद्रोह के बाद सैन्य पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया गया, जिसने भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बदल दिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय। 20 अगस्त 1828 की बात है साथियों। 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है हिंदू धर्म में सुधार और एकेश्वरवाद का प्रचार। ठीक है ना, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और सती प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों का समाप्ति करना। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल पूछा जाए भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं तो राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का निर्माता भी किसे कहते हैं तो भी कहते हैं राजा राम मोहन राय को, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें साथियों सती प्रथा की तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में यह सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया, यानी गैर कानूनी घोषित कर दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। राजा की उपाधि की अगर हम बात करें, राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि मिली थी साथियों वह मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी और उन्हें पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा था, जहां ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम बात करें आत्मीय सभा की तो ब्रह्म
ब्रह्म समाज से पहले उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा और 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, ये भी जान लीजिए। उन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरात उल अखबार नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया। वहीं अन्य समाज की अगर हम बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की रचना की थी। और ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती की एक प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने लिखी थी। वहीं बात करें स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है ना, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में, ठीक है, सम्मान में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करिए आप। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में होता है, यानी इसका मुख्यालय मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में थी। इसके संस्थापक एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी एवो ह्यूम थे, ठीक है ना। कौन थे? एवो ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में देश भर के कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी जान लीजिए। अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, बताइए? एवो ह्यूम, ठीक है। जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जो 1884 से 1888 तक रहा। उसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कह करके इसका मजाक उड़ाया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे कहीं। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो साथियों, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने हिस्सा लिया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ध्यान रखेंगे। अगर वहीं हम बात करें कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, जो 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की तो साथियों जॉर्ज यूले थे, जो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस के पहले विदेशी या अंग्रेज अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा, यह बाल गंगाधर तिलक का है। विकल्प बी सही है, ठीक है ना। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में होता है, उसमें तिलक होता क्या है साथियों, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट जाता है, गरम दल और नरम दल। फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल यानी लाल बालपाल के प्रमुख नेता थे। उन्होंने भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा, यह आपके बाल गंगाधर तिलक की ही देन है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव 1893 से मनाना शुरू किया गया। वहीं शिवाजी उत्सव 1895 में इसकी शुरुआत होती है। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जान लीजिए। समाचार पत्र के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी ने 2 प्रमुख समाचार पत्र निकाले। पहला मराठा, जो अंग्रेजी भाषा में है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है मराठा समाचार पत्र किसने लिखा, उसके संपादक कौन थे, किसने लिखा? तो साथियों बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, अक्सर इसमें विद्यार्थी फंस जाते हैं, पूछता है मराठा समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया है। तो अधिकांशतः तो जो छात्र होते हैं मराठा समझ के मराठी मार देते हैं, और चूंकि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे तो मराठी मार देते हैं, लेकिन नहीं, इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी भाषा में। मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में था, जबकि केसरी समाचार जो पत्र था वो मराठी भाषा में था, ठीक है ना। ये दोनों ध्यान रखेंगे। अच्छा,
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये हमेशा लिखते रहते थे अपने अखबार में, इसलिए भाई ये अंग्रेज पगला करके इनको कहाँ भेज दिए, मंडाले जेल, जो कि म्यांमार में था, वहाँ पे भेज दिया गया था। ठीक है ना। गीता रहस्य, मंडाले जेल के अंदर ही तिलक ने गीता रहस्य नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। अशांति का जनक इन्हें कहा जाता है। ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें होम रूल लीग की, तो 1916 में साथियों तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास के अडयार में इसकी शुरुआत की थी। वहीं गोखले की अगर बात करें, गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, यह महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। ठीक है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित। बताइए, प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही विकल्प बताइए कब हुआ था। देखिए मेरे भाई, सही विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 13 अप्रैल 1919 को। ध्यान रखेंगे, जलियांवाला हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को। साथियों बैसाखी का दिन था। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण जनसभा हो रही थी, जिसमें रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ यह आयोजित की गई थी एक सभा। ठीक है ना। उस सभा में क्या हुआ, अमृतसर के सैन्य कमांडर ब्रिगेडियर जनरल डायर, ध्यान रखेंगे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर, ठीक है ना, ने बिना किसी चेतावनी के यानी निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी, गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। तो ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ से पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग की जो सभा थी वो किस लिए थी। तो साथियों रॉलेट एक्ट के विरोध में। सवाल पूछा जाए कि जलियांवाला हत्याकांड किस नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ था, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ध्यान रखेंगे दोनों नाम। किसके आदेश पे फायरिंग हुआ, तो जनरल डायर के आदेश पे। तो महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। साथियों अगर हम बात करें इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, यानी ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी। ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, सर नाइटहुड, और महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी ब्रिटिश सरकार को। ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें वायसराय और परिषद से इस्तीफा की, तो साथियों ध्यान रखेंगे शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था इस घटना से दुखी होकर के। इस हत्याकांड के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया था, जिसने जनरल डायर के इस कृत्य को केवल एक भूल बताया। ठीक है ना। इसके जवाब में कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अपनी अलग तहकीकात कमेटी बनाई थी, यानी अलग जांच कमेटी बनाई थी, ये ध्यान रखना है। देखिए अगर हम बात करें साथियों पंजाब के क्रांतिकारी उधम सिंह की, तो पंजाब के क्रांतिकारी उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिन्होंने डायर के कृत्य का समर्थन किया था, उसको गोली मार करके हत्या कर दी थी। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र सबसे गर्म ग्रह है हमारे सौरमंडल का। ध्यान रखिएगा साथियों, कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए वह सबसे गर्म होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सौरमंडल का सबसे जो गर्म ग्रह है वह शुक्र है। ध्यान रखिएगा क्यों है, इसका मुख्य कारण है कि वायुमंडल में 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस पाया जाता है, और यह गैस सूर्य की गर्मी को सोख लेता है और उसे बाहर नहीं जाने देता, जिससे यह भयंकर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है और शुक्र का औसतन तापमान
लगभग 460 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। यही कारण है ऐसे 96%, ध्यान रखिएगा 96% तक CO2 शुक्र के पास है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए यह क्या है, गर्म ग्रह है। 96 तक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो ध्यान रखेंगे शुक्र को हम प्रातः काल का तारा और सायं काल का तारा यानी सांझ और भोर का तारा कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुबह पूर्व में और शाम को पश्चिम में यह चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। साथियों, अगर हम बात करें शुक्र की तो ध्यान रखेंगे आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण साथियों हम शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं, या भगनी ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे अगर हम इसके सौरमंडल के दो ग्रह शुक्र और अरुण अन्य ग्रहों के विपरीत मतलब पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं, यानी यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। ठीक है ना, अच्छा अगर हम बात करें बुध और शुक्र की तो साथियों बुध और शुक्र सौरमंडल में ऐसे दो ग्रह हैं जिनका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अब आप कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी का, ठीक है ना, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए और एक कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए। कमेंट करिए और बताइए पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह और पृथ्वी का एक कृत्रिम उपग्रह, दोनों आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। बताइए पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य, सिरियस या फिर ध्रुव तारा। तो मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। ध्यान रखेंगे सूर्य भी ब्रह्मांड का एक मध्यम आकार का तारा है। चूंकि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ध्यान से समझिए, पृथ्वी क्या है, सूर्य के चक्कर लगाती है, इसलिए पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य ही होगा। ध्यान से समझिए, देखिए सीटेट में कई बार पूछा गया प्रश्न है, पूछा जाता है कि सूर्य तारा है या ग्रह है। तो मेरे भाई बहुत सिंपल और साधारण शब्दों में एनसीईआरटी की किताब में लिखा है कि सूर्य क्या है, एक तारा है। अब तारा का डिफिनेशन क्या है मेरे भाई, तो जो जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है उसे हम तारा कहते हैं। जिसमें ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे हम तारा कहते हैं, और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे हम ग्रह कहते हैं। तो ग्रह और तारा दोनों में अंतर समझिए। तो सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश है, इसीलिए सूर्य क्या है, तारा है। लेकिन पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो पृथ्वी क्या है, ग्रह है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो इसको समझते चलिए, जरूरी है। सूर्य से पृथ्वी तक का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ये आप सभी जानते हैं। चूंकि सूर्य पृथ्वी से औसतन लगभग दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। अगर हम बात करें सूर्य के सतह पर दिखाई देने वाले काले धब्बे को सौर कलंक हम कहते हैं। इनका तापमान आसपास की सतह से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, और इनका एक चक्र 11 वर्ष में पूरा होता है। ठीक है ना, देखिए साथियों, यह रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला एक चमकीला तारा है। यह हमारे सौरमंडल से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। कौन, सीरियस। ठीक है ना, अगर हम बात करें ध्रुव तारा की तो यह तारा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यह है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। बताइए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, इंटरनेशनल डेटलाइन किसे कहते हैं। ध्यान रखेंगे इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है ना, देखिए ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, और इस रेखा को पार करने पर तिथि यानी तारीख बदल जाती है। ठीक है ना,
अच्छा, यह रेखा वाशिंगटन में 1884 में आयोजित एक सम्मेलन में तय की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आइए हम देख लेते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा, अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूरी तरह सीधी नहीं है, इसे प्रशांत महासागर में कुछ स्थानों पर मोड़ा गया है। ठीक है, जैसे अल्यूशियन द्वीप और फिजी के पास इसे थोड़ा सा मोड़ा गया है। आइए इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और है, उसको हम जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से। यह रेखा प्रशांत महासागर में स्थित वेरिंग जल संधि के समानांतर गुजरती है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें साथियों ग्रीनविच रेखा की, जो 0 डिग्री देशांतर है, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। यह लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है और इसी से विश्व का मानक समय यानी जीएमटी तय होता है। जीएमटी के बाद अगर हम बात करें आईएसटी, भारतीय मानक समय, तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास मिर्जापुर नैनी से गुजरती है। यह समय ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी 5.5 घंटे आगे है। अच्छा, अगर हम बात करें 0 डिग्री अक्षांश रेखा की, तो इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं, जैसे बादल का होना, वर्षा का होना, कोहरा होना, आंधी होना, ये सभी घटनाएं घटित होती हैं, उन्हें हम कौन से किस वायुमंडल के नाम से जानते हैं? तो बताइए कौन सा है? 4 विकल्प है, समताप, क्षोभ, मध्य और आयन मंडल। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्षोभ मंडल हम इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे घनी परत है। वायुमंडल के कुल गैस द्रव्यमान का लगभग 75% इसी परत में पाया जाता है। चूंकि जलवाष्प और धूल के कारण सबसे ज़्यादा इसी परत में संकेंद्रित होते हैं, इसलिए मौसम की सभी घटनाएं, बादल का होना, वर्षा का होना, कोहरा का होना, आंधी का आना, ये सभी घटनाएं इसी वायुमंडल में घटित होती हैं। ओलावृष्टि, चक्रवात, ये सभी मौसम की घटनाएं यहीं घटित होती हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसे भी देख लीजिए। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें वायुमंडल की, तो देखिए वायुमंडल क्या होता है ना, वायु की परतें होती हैं। सबसे जैसे प्याज का छिलका आपने देखा है ना, वैसे ही जैसे एक एक छिलका आप हटाते जाते हैं, वैसे ही सबसे पहले है क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। साथियों अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक है। ध्यान रखेंगे, भूमध्य रेखा जो है ना, जैसे आप ये पृथ्वी है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा कहे, विषुवत वृत्त कहिए, भूमध्य रेखा कहिए। ठीक है ना। यहाँ पे इसकी सबसे अधिक ऊंचाई होती है। कितनी होती है मेरे भाई? तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। कितनी होती है? सबसे अधिक ऊंचाई 18 किलोमीटर। अच्छा, इस ध्रुवों पर ना, ये जो ध्रुव है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। कितनी कम? सबसे कम होती है। कितनी? 8 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, ठीक है ना, हाइट है, और सबसे कम ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे। गर्मियों में इस परत की ऊंचाई बढ़ जाती है। गर्मियों में क्या होता है? इस परत की ऊंचाई यानी क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है? बढ़ जाती हैं। देखिए अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की साथियों, तो क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है। ठीक है ना। जैसे जैसे हम पृथ्वी के तल से ऊपर के क्रम पे बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा? तापमान घटता जाएगा। प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर, मेरे भाई बहुत ध्यान से समझिएगा, जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है, ह्रास होती है, घटती है। बात समझ में आ रहा है? अगर आप 165 मीटर ऊपर गए, तो 1 डिग्री तापमान, अभी मान लीजिए पृथ्वी पे औसतन तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, मान के चलिए। आप 165 डिग्री जब ऊपर हाइट पे जाएंगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान डाउन हो जाएगा, तो 32 से वहाँ तापमान कितना होगा? 31 होगा। बात क्लियर हो रहा है ना। या अगर किलोमीटर में हम बात करें साथियों, तो 1 प्रति किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। सवाल पूछ देगा अगर आपसे कि पृथ्वी की तल से ऊंचाई पर जाने पर
कितने किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पे कितना तापमान में कमी होता है? तो 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होता है। अगर मीटर की हम बात करें तो 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होता है? कमी होता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से समझिए। अगर हम बात कर ही रहे हैं क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो पतली सीमा हो उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। यानी ये है क्षोभ मंडल। देखिए फिर से समझिए, ये है पृथ्वी आपका, ये है क्षोभ मंडल और ये है समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के जो बीच का क्षेत्र है, जो दोनों को अलग कर रहा है, उसे क्षोभ सीमा कहते हैं, जहां तापमान गिरना बंद हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तापमान गिरना क्या होता है? बंद हो जाता है। अगर वहीं बात करें जेट स्ट्रीम की, तो इसी क्षोभ सीमा के पास ऊपरी वायुमंडल में अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली हवाएं बहती हैं, जिन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। बात क्लियर हो रहा है ना? देखिए क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच के एरिया को हम क्षोभ सीमा कहते हैं और इस क्षोभ सीमा में एक हवा चलती है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। यहाँ पे आने पे तापमान घटना बंद हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं उन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। गर्म हवाएं होती हैं और बहुत तेज गति से चलती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है जो परावैंगनिक किरणों को रोकती है? साथियों यहाँ तो दो बात आपको समझ जानी चाहिए। पहली बात कि परावैंगनिक किरणों को कौन रोकता है? तो ओजोन परत रोकता है, ठीक है ना। परावैंगनिक किरण क्या है? तो सूर्य से आने वाली एक हानिकारक किरण है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, वायुमंडल में या मध्य मंडल में? तो मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समताप मंडल में। ध्यान रखेंगे किसमें? समताप मंडल में। वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल है जो क्षोभ मंडल के ऊपर यानी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ठीक है ना। 18 किलोमीटर क्या था? क्षोभ मंडल। 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक क्या है मेरे भाई? तो वह है आपका समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में, ठीक है ना, इसी समताप मंडल में पृथ्वी से लेकर के हमने पढ़ा था ना कि सबसे न्यूनतम दूरी जो है क्षोभ मंडल की 8 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 18 किलोमीटर, ठीक है। तो 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच, बात समझिए, अधिकतम दूरी 18 किलोमीटर है क्षोभ मंडल की। तो कह रहा है 35 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच क्या पाया जाता है? ओजोन गैस पाया जाता है। फिर से आप समझिए एक बार इसको। देखिए 50 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल है, बात समझ में आ रहा है। और ये 50 किलोमीटर आप कहाँ से जोड़ेंगे? तो क्षोभ मंडल से जोड़ेंगे। कहाँ से जोड़ेंगे? क्षोभ मंडल से लेकर के 50 किलोमीटर ऊपर तक समताप मंडल है। अब सवाल ये है कि ये जो क्षोभ मंडल है पृथ्वी से अधिकतम दूरी 18 किलोमीटर है, न्यूनतम दूरी 8 किलोमीटर है। तो यहाँ से लेकर के यानी 15 किलोमीटर से लेकर के और यहाँ 35 किलोमीटर के बीच में यहीं पे कहीं ओजोन परत पाया जाता है। O3 के नाम से आप जानते हैं, ओजोन गैस, ओजोन, ठीक है ना। अच्छा, तो ओजोन गैस का सघन घेरा पाया जाता है कितना? 15 से 35 किलोमीटर के बीच, जिसे ओजोन परत कहते हैं। और इसका काम क्या है साथियों? तो यह जो परत होता है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को रोकता है, अवशोषित करता है। जो भी परावैंगनिक किरणें हैं, हानिकारक गैस हैं, उसको यह अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। कौन? ओजोन लेयर। बात समझ में आ रहा है ना। और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। अब देखिए अगर ओजोन परत ना हो तो सूर्य की जो हानिकारक गैस है जैसे कि परावैंगनिक किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पे आएगा और हमारे स्क्रीन पे, हमारे शरीर पे लगेगा। तो उससे क्या होगा? कैंसर संबंधी और स्क्रीन संबंधी बहुत सारी डिजीज, बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। बात समझ में आ रहा है ना। इसी समताप मंडल में साथियों कुछ और विशेष घटनाएं घटित होती हैं जो सवाल में पूछी जाती रही हैं। देखिए पूछा जाता है वायुमंडल का वह कौन सा
वायु का वह कौन सा मंडल है जहाँ पे हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, सबसे सही होता है? तो वो समताप मंडल ही है। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, समताप मंडल जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है, सबसे अच्छा मंडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो आपने पढ़ा क्षोभ मंडल में मेरे भाई। और क्षोभ मंडल कितना? अधिकतम दूरी 18 किलोमीटर पृथ्वी से, न्यूनतम दूरी 8 किलोमीटर, ठीक है ना। तो चूंकि मौसम यहाँ साफ होता है, जलवाष्प नहीं होता है, हवा क्षैतिज रूप से शांत रहती है, इसलिए व्यावसायिक हवाई जहाज जो भी हैं वो सभी इसी परत में उड़ते हैं। ध्यान रखिएगा। एक और बात समझिए, जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इस सीटेट में भी ये प्रश्न पूछा जाता रहा है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तापमान में वृद्धि आपने पढ़ा था, क्षोभ मंडल में ऊपर के क्रम जाने पे तापमान घटता है, ठीक है ना। 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री तापमान में माइनस होता है, कमी आती है। लेकिन क्षोभ मंडल के सीधे विपरीत होता है समताप मंडल में। बात समझ में आ रहा है? समताप मंडल में क्या होता है मेरे भाई, इसे समताप मंडल में ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है, घटता नहीं है। क्षोभ मंडल में तापमान क्या होगा? घटेगा। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर के क्रम में जाएंगे, 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होगा। लेकिन जैसे ही आप 18 किलोमीटर से ऊपर बढ़ने लगेंगे, 15 किलोमीटर से ऊपर बढ़ने लगेंगे, तो तापमान बढ़ेगा नहीं, घटेगा। इसे विपरीतता का नियम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सीधे विपरीत हो जाता है और यहाँ पे तापमान बढ़ने लगता है समताप मंडल में। क्योंकि ओजोन परत जो सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है, सोखता है साथियों, वही गर्मी को पैदा करता है। ध्यान रखिएगा। और एक बात और जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो ध्यान रखिए आप लोग, ओजोन मापने की जो इकाई होती है, ओजोन परत की मोटाई जिससे मापते हैं, जिस स्केल, जिस पैमाने से, उसे हम डॉप्सन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ओजोन मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? डॉप्सन कहा जाता है। साथियों, अभी हाल फिलहाल में ओजोन परत में छिद्र देखा गया है। ध्यान रखिए, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, यानी CFC से हो रहा है। साथियों, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सर्वाधिक मात्रा में जो उत्सर्जित करता है, वो फ्रिज है, AC है, जो भी ठंडी चीज़ें हैं, जो भी आपको ठंडक पहुंचा रही हैं, वो सभी चीज़ें CSP यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न करती हैं। जैसे AC आपको ठंडक पहुंचा रहा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक उत्सर्जित करता है। फिर फ्रिज जो आपको ठंडक पहुंचा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न करता है, जो कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है CSP से। ध्यान रखिएगा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए वर्ष 1987 में कनाडा में एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। साथियों, ओजोन के संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब समझौता हुआ, उसी के बाद 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन मापने की इकाई को डॉप्सन कहते हैं। क्षोभ मंडल न्यूनतम दूरी 8 किलोमीटर, अधिकतम दूरी 18 किलोमीटर। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है ओजोन समताप मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ये सभी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओजोन लेयर 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना सब आपको? ओजोन परत का काम क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अवशोषित करता है। इसलिए समताप मंडल में विपरीतता का नियम चलता है, यानी वहाँ पे तापमान बढ़ने, ऊंचाई जाने पे तापमान बढ़ता है, लेकिन उसके ठीक विपरीत क्षोभ मंडल में ऊंचाई जाने पे तापमान घटता है। 165 मीटर पर ऊपर जाने पे 1 डिग्री तापमान डाउन होता है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको लगे कि ये सेशन आपके काम का है, आपके लिए सही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करिए और लाइक करके हमें मोटिवेशन हमारा बढ़ाइए, हमें हौसला दीजिए, ठीक है ना। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए एक फ्यूल का काम करता है, एनर्जी का काम करता है कि हम आपके लिए मेहनत करें। नहीं तो देखिए, अभी क्या है, अभी तो खैर छुट्टी, गर्मी का छुट्टी चल रहा था,
तो गर्मी की छुट्टी में कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता रहा आदमी। लेकिन जैसे स्कूल खुलता है, स्कूल से आना, फिर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर आपको देना, और वो भी सब कुछ फ्री में आपके लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आदमी ये सोचता है कि बस एक आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वाह मज़ा आ जाता है। फिर लगता है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो लगता है कि हम बेकार कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सुपीरियल झील, कैप्सियन सागर, बैकाल झील या मृत सागर? विश्व की सबसे अगर गहरी झील की हम बात करें मेरे भाई, तो विकल्प सी सही हो जाता है, यानी बैकाल झील। ध्यान रखिएगा, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है यह, और दुनिया की सबसे गहरी झील है। इसकी अधिकतम गहराई कितनी है? तो 1682 मीटर, यानी 5387 फीट लगभग। यह एक विवर्तनिक झील है जो पृथ्वी की दरार घाटी में बनी है। यह दुनिया की सबसे पुरानी झील भी है, ठीक है ना। यह दुनिया की सबसे पुरानी झील मानी जाती है मेरे भाई, लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी, और इसमें विश्व का लगभग 20% मीठा पानी है, ठीक है ना। 20% मीठा सतही जल सुरक्षित है, ये भी ध्यान रखना है। अगर बात करें सुपीरियर झील की, तो यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित दुनिया का सबसे मीठे पानी का झील है। ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। कहाँ है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। वहीं अगर हम बात करें साथियों कैप्सियन सागर की, तो यह क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से, क्षेत्रफल, ध्यान रखिए मेरे शब्दों को समझिए, क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील है। इसका पानी खारा है, लेकिन आकार बड़ा होने के कारण इसे सागर कहा जाता है। यह रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान से घिरा है। साथियों अगर वहीं पे अगर हम बात करें मृत सागर की यानी डेड सी की, तो ध्यान रखिएगा यह इज़राइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित दुनिया की सबसे निचली झील है। इसकी अत्यधिक लवणता के कारण इसमें कोई भी जीवित नहीं रह सकता। कोई भी जीव इसमें क्या हो सकता है? जीवित नहीं रह सकता। किसके कारण? लवणता के कारण, अत्यधिक खारा होने के कारण इसमें कोई भी जीव जीवित नहीं रहता। लेकिन जीव में एक जीव ऐसा है जो इसमें मतलब डूब नहीं सकता, वो है इंसान। इसमें इंसान बिना तैरे भी तैरता रहता है, डूबता नहीं है, क्योंकि इसमें सघनता है, लवणता है, खारा है। बात समझ में आ रहा है? वहीं अगर हम बात करें टिटिकाका झील की, तो मेरे भाई यह पेरू और बोलोविया की सीमा पर एंडीज पर्वत पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ये भी ध्यान रखना है, सबसे ऊंची झील है, दुनिया की सबसे ऊंची झील वो कौन सी है? टिटिकाका झील। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है स्वेज नहर से संबंधित, और आप बताएंगे स्वेज नहर किन दो महत्वपूर्ण सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, या फिर भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है, या लाल सागर को अरब सागर से, या काला सागर को भूमध्य सागर से? बताइए मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए है, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। स्वेज नहर मिस्र में है, यानी इजिप्ट में है। यह एक कृत्रिम नहर है। कृत्रिम किसे कहते हैं? जो मानव द्वारा निर्मित हो। प्राकृतिक किसे कहते हैं? जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो, ठीक है ना। यह एक कृत्रिम नहर है, समुद्री जलमार्ग है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और इस नहर का निर्माण मेरे भाई 1869 ईस्वी में पूरा हुआ, जिसे फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स की देखरेख में बनाया गया था। इसके बनने से यूरोप और एशिया, विशेष करके भारत के बीच की समुद्री दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई, क्योंकि जहाज़ों को अब पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर यानी केप ऑफ गुड होप के मार्ग से नहीं जाना पड़ता है, ठीक है, सीधे इस नहर के माध्यम से आ जाते हैं। नहर का अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें, तो मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके बाद स्वेज संकट खड़ा हुआ था, ठीक है ना। अगर इसकी नहर की लंबाई की बात करें मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में इसकी लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है, और इसके उत्तरी प्रवेश द्वार भूमध्य सागर की तरफ पर यानी पोर्ट साइज, और दक्षिणी प्रवेश द्वार लाल सागर की तरफ, जिसे पोर्ट स्वेज कहा जाता है,
पोर्ट स्वेज स्थित है। पोर्ट स्वेज किधर स्थित है? दक्षिणी प्रवेश पे, और उत्तरी प्रवेश पे पोर्ट सईद स्थित है, ठीक है ना। वहीं अगर बात करें मेरे भाई पनामा नहर की, तो ध्यान रखिएगा यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर यानी कैप्सियन सागर से जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। यह 1914 में खुली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हम कील नहर की, तो यह जर्मनी में स्थित है, जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। यह विश्व की सबसे व्यस्त कृत्रिम जलमार्गों में से एक है, सबसे व्यस्त, सबसे बिजी, ठीक है ना। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, बताइए। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, और जनसंख्या के दृष्टि से भी आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी 7वां स्थान है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। भारत, देखिए मेरे भाई, अगर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। यानी अगर पूरे पृथ्वी को हम 100% मान लें तो हमारे पास कितनी ज़मीन है? 2.4%, जो विश्व में 7वां स्थान रखता है ज़मीनी मामले में, यानी क्षेत्रफल के मामले में। क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान विश्व में 7वां है, और 6 इससे ऊपर हैं। किस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? हमसे ऊपर 6 देश हैं। पहले नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए है, ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। अगर जनसंख्या की बात करें, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, जहां विश्व की लगभग 17.7% आबादी निवास करती है। देखिए, क्षेत्रफल के मामले में हम 7वें स्थान पे हैं, लेकिन जनसंख्या के मामले में हम पहले स्थान पे हैं। भारत की सीमाओं की अगर हम बात करें तो भारत का स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला जो देश है साथियों, वह बांग्लादेश है, 4,096 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर, ठीक है ना। तटीय लंबाई की अगर हम बात करें तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है मेरे भाई, वह है 6,100 किलोमीटर। लेकिन यदि द्वीपों यानी अंडमान, लक्षद्वीप, इन सबको मिला ले, इन सबको शामिल कर लिया जाए, तो कुल तटीय लंबाई जो हमारा हो जाता है वो 7,516 किलोमीटर हो जाता है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वह गुजरात है। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे लंबी तट रेखा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? तो गुजरात है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आखिरी बिंदु, दक्षिण दिशा में आखिरी बिंदु कौन सा है? 4 विकल्प है आपके सामने, पढ़िए और बताइए। देखिए मेरे भाई, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्याकुमारी, केप कोमोरियन जिसे कहा जाता है वह है। ध्यान रखिएगा। देखिए, इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, इसको समझिए। जब आपसे मुख्य भूमि की बात की जाए, मेनलैंड की बात की जाए, कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जब पूछा जाए तो उत्तर कन्याकुमारी होगा। लेकिन जो कि कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है, जिसे केप कोमोरियन भी कहते हैं। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन मेरे भाई, अगर प्रश्न में पूछा जाए संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दोनों बात ध्यान रखिए। अगर सवाल हो कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी हो जाएगा जो तमिलनाडु में है। लेकिन सवाल पूछा जाए संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो उत्तर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यह ध्यान रखना है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है ना। आइए, अगर बात करें इंदिरा पॉइंट की, तो यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका प्राचीनतम पुराना नाम जो है पिग्मेलियन पॉइंट है या पर्सन्स पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, 2004 में सुनामी में इसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया था। अगर वहीं इंदिरा कॉल की बात करें या इंदिरा किल की बात करें, तो यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु
है जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। वहीं किबुथु की बात करें तो यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। यह भारत में सबसे पहले यहाँ भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। अब पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुहार मोती या गौर माता कहा जाता है। यह भारत का पश्चिम बिंदु है जो गुजरात के कच्छ जिले में सर क्रीक के पास स्थित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। मुख्य अक्षांशीय विस्तार भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत में कृषि क्षेत्र से जुड़ी रजत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? बताइए, रजत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो मेरे भाई सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंडा और पोल्ट्री फार्म जो होता है मुर्गी पालन, यह रजत क्रांति का संबंध इसी से है, मुर्गी फार्म से, मुर्गी पालन से। भारत में कृषि और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए समय समय पे कई क्रांतियां चलती रही हैं। ठीक है ना। इनमें से रजत क्रांति, ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है, इसका संबंध देश में अंडों के उत्पादन और मुर्गियों के उत्पादन को बढ़ाने से है। भारत में इस क्रांति की जनक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को माना जाता है। ठीक है ना। लेकिन वहीं पे कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, उन्हें भी जानना जरूरी है। बात करें मेरे भाई श्वेत क्रांति की, तो इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में इसकी शुरुआत 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से शुरू हुई थी। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिए। अगर वहीं हम बात करें मेरे भाई नीली क्रांति की, तो इसका संबंध मछली उत्पादन से है, मत्स्य पालन से है। अच्छा, मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? आपको कमेंट करके बताना है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, और रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तीनों को कमेंट करके बताइए। अगर आप सच में एग्जाम के लिए सीरियस हैं और तैयारी कर रहे हैं तो तीनों को कमेंट करके बताइए। एक मैं बता दे रहा हूँ आपको, बाकी दो आपको बताना है। अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ रेशम कीट पालन, तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अब आपको बताना है कि मछली उत्पादन को क्या कहा जाता है और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अगर यही मछली उत्पादन की बात करें, जिसे नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, और इसके जनक अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को माना जाता है। अगर वहीं हम बात करें साथियों गोल क्रांति की, तो गोल क्रांति का संबंध ध्यान रखिएगा आलू उत्पादन से है। आलू को बढ़ाने के लिए, आलू का पैदावार बढ़ाने के लिए गोल क्रांति है। अगर वहीं हम पीली क्रांति की बात करें मेरे भाई, तो इसका संबंध तिलहन से है, यानी तेल, जिन फसलों से तेल उत्पादन होता है उन उन जैसे तिलहन, सरसों, राई, इन जितने हैं जिससे हम तेल निकाल सकते हैं उसके उत्पादन से है। और इसके जनक सैम पित्रोदा हैं। ध्यान रखिएगा कौन है? सैम पित्रोदा हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। देखिए, अब कुछ और महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, उन्हें भी आप जान लीजिए। अगर बात करें गुलाबी क्रांति की, तो इसका संबंध झींगा और प्याज के उत्पादन से है तथा दवा निर्माण से है। झींगा समझते हैं ना, मछली का ही एक प्रजाति है। ठीक है ना, झींगा मछली और प्याज। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली, प्याज और दवा निर्माण से। अच्छा, इसके जनक जो है ना मेरे भाई, दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। वहीं अगर बात करें हरित क्रांति की, तो ध्यान रखिएगा ग्रीन रेगुलेशन का संबंध जो है वह खाद्यान्न उत्पादन से है, विशेषकर गेहूं और चावल से है। ठीक है ना। भारत में इसके जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं जिसको मैंने आपको समझा दिया। मेरे भाई ध्यान रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। मेरे भाई बहुत बड़ा चैनल और बहुत बड़ा नाम देख के आप मत भागिए, कंटेंट देख के जाइए, आपके लिए जो ज़रूरी हो जाइए। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास पढ़िए, हमसे पढ़िए, मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा आपको, हम लोग तो मिल के पढ़ रहे हैं। पढ़ाता मैं तो अपने स्कूल में भी बच्चों को ये नहीं कहता कि आप मुझे टीचर समझो। हम लोग जब बच्चा और आप एक समकक्ष हो जाते हैं, तब बच्चा आपसे पूछने में, आप बच्चे से कुछ कहने में
संकोच नहीं करते हैं। तो हम तो आप तो मेरे भाई बहन हैं, हम आपको तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, बस अपना अनुभव हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि आज यूपी टेट आप आज दे रहे हैं और मैं आज से 5-7 साल पहले क्वालिफाई कर गया हूँ, बस इतना सा फ़र्क है। यही फ़र्क है छोटा सा कि हाँ, हम जॉब में हैं और आप जॉब की तलाश में हैं। तो मेहनत करिए मेरे भाई, मेहनत जो है ना, उससे बड़ा इस संसार में कोई हथियार नहीं है। मेहनत करिएगा तो जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरा गारंटी है, आपसे दावा है 100%। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्या दोदा बेटा है, आनामुडी है, महेंद्रगिरी है, अमरकंटक है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनामुडी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आइए इसको समझते हैं। केरल राज्य में पश्चिम घाट के अंतर्गत आने वाली अन्नामलाई पहाड़ियों की चोटी अनामुडी दक्षिण भारत और पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है मेरे भाई? तो 2695 मीटर यानी 8842 फीट है। ठीक है ना। दक्षिण भारत का एवरेस्ट इसे कहते हैं। किसको? आनामुडी को दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। यह 3 पहाड़ियों का मिलन बिंदु है। उत्तर की ओर अनामलाई, दक्षिण की ओर कार्डमम माने मतलब इलायची, और पूर्व की ओर पालनी पहाड़ियां हैं। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसे जान लीजिए। दोदा बेटा की अगर हम बात करें साथियों, तो यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। ठीक है ना। अगर हम बात करें महेंद्रगिरी की, तो मेरे भाई यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे अक्सर पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण चोटियों में से गिना जाता है। ये ध्यान रखेंगे। हालांकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम चोटी या चिंदगड़ा है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, विशाखापत्तनम या जिंदागढ़ा। ठीक है ना। अगर वहीं हम बात करें अमरकंटक की, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, यह मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण भौगोलिक बिंदु है, क्योंकि यहाँ से 2 विपरीत दिशाओं में बहने वाली नदियाँ निकलती हैं। पश्चिम की ओर नर्मदा नदी और उत्तर की ओर सोन नदी। ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें गुरु शिखर की, तो मेरे भाई यह राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है और इसकी ऊंचाई, इस चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर है, जो माउंट आबू में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? साथियों, विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। अब आपको बताना ये है कि इसका निर्माण करने वाली कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा झेलम या फिर सिंधु झेलम नर्मदा तापी। तो मेरे भाई सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियां मिलकर के करती हैं। आप सभी जान लीजिए कि भारत और बांग्लादेश में फैला यह सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला नदी डेल्टा है। साथियों, इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बहाकर लाए गए जो गाद हैं, जो अवसाद हैं, उसके जमाव से हुआ है। साथियों, इस डेल्टा का नाम यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले जो सुंदरी वृक्ष हैं, जिसका नाम मैग्रोव वृक्ष है, मैग्रोव वन है, इसके कारण पड़ा है। साथियों, यह क्षेत्र प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर का मुख्य प्राकृतिक आवास भी है, ये भी आप जान लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बात है वो भी आपको जानना जरूरी है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। साथियों, इस बांग्लादेश में प्रवेश करने पर जो गंगा नदी है, ध्यान से समझिए, बहुत बारीकी से समझना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। बांग्लादेश में जो गंगा नदी है, उसके प्रवेश करने पर गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। गंगा जब गंगोत्री से चलती है और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्रा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो साथियों इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना। गंगा नदी को बांग्लादेश में
पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों नदियाँ आपस में जाकर के मिल जाती हैं साथियों, देखिए गंगा नदी जब गंगोत्री से चली, जैसे ही प्रवेश करी तो इसे पद्मा कहा गया, ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्रा नदी जैसे ही चली और प्रवेश करी बंगाल में, बांग्लादेश में, तो इसे जमुना के नाम से जाना गया। लेकिन जैसे ही ये दोनों नदियाँ आकर के एक जगह मिल गई तो यहाँ पे इसे मेघना के नाम से जाना गया। क्या जाना गया? मेघना के नाम से इस नदी को जाना गया। फिर से आप बहुत बारीकी से समझिए, गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा कहलाती है, ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना कहलाती है। जब दोनों नदियों का आपस में संगम होता है तो उस संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मेघना के नाम से ये समुद्र में गिरती हैं। और बात करें जब मैंग्रोव वनस्पति की, तो साथियों सुंदरवन की मैंग्रोव वनस्पतियाँ तटीय इलाकों को चक्रवातों और समुद्री लहरों के कटाव से बचाती है। इनकी जड़ें पानी से बाहर हवा में निकली होती है, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स यानी श्वसन जड़ें कहते हैं। अब अगर बात करें एक्वेरियम और यूनेस्को की, तो साथियों सुंदरवन डेल्टा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसे भारत की एक प्रमुख रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि का दर्जा भी प्राप्त है, ठीक है ना। देखिए ज्वार और भाटा की अगर हम बात करें साथियों, तो एक ज्वरीय डेल्टा का बेहतरीन उदाहरण है जहां दिन में 2 बार समुद्र का पानी ऊपर चढ़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून के कारण होती है? बताइए, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटता हुआ मानसून या पश्चिमी विक्षोभ के कारण? तो देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, भारत की कुल वर्षा का लगभग 75 या 80% वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। यह मानसून भारत में जून के पहले सप्ताह में केरल के तट यानी मालाबार तट से टकराती है। ध्यान से समझिए, एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों भारत में जितनी वर्षा होती है उसका लगभग 75 से 80% जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और यह जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत में जून के पहले सप्ताह में आता है। कहाँ आता है? तो केरल के तट पे, केरल में मालवार तट है वहाँ से टकराता है और सितंबर तक पूरे देश में फैल जाता है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के मैदानी भागों में अत्यधिक गर्मी के कारण निम्न वायु दाब बनता है, जिससे हिंद महासागर से आने वाली नम हवाएं तेजी से भारत की ओर खींची चली जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी जान लीजिए। 2 शाखाएं की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, ठीक है ना। एक अरब सागर की शाखा हो जाती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा बन जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है मेरे भाई वो बंगाल की खाड़ी के शाखा से होती है, जो उत्तर पूर्वी पहाड़ियों से टकराती है। अगर हम बात करें तमिलनाडु का सूखा, तो साथियों जब दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में बारिश करता है तब तमिलनाडु का कोरोमंडल तट सूखा रहता है, क्योंकि यह पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। वहीं बात करें उत्तर पूर्वी या लौटता हुआ मानसून, तो मेरे भाई सर्दियों के मौसम में यानी अक्टूबर दिसंबर में जब हवाएं भूमि से समुद्र की ओर लौटती है तो बंगाल की खाड़ी से नमी सोख कर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा करती है। और अगर हम बात करें पश्चिमी विक्षोभ की, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यह भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात हैं जो सर्दियों के महीने यानी जनवरी फरवरी में उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश करते हैं, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभकारी होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह असम राज्य में स्थित है और एक सिंघा वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सिंह वाले गेंडों की सबसे बड़ी आबादी है। विश्व की कुल गेंडों का लगभग 2/3 हिस्सा इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। साथियों इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। और अगर हम बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है ना।
साथियों ध्यान रखिएगा, गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो एशियाई शेरों का दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की तो यह उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में सबसे पहले यहीं से की गई थी। अब इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क करने का प्रस्ताव है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बांदीपुर और नागरहोल जो कि कर्नाटक में है, ये उद्यान मुख्य रूप से हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वहीं असम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जिसे आप जान लीजिए। असम में मानस, यह भी यूनेस्को साइट है, ये भी ध्यान रखेंगे। मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नावेरी नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क और रायमोना और दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताना है आपको कि जो नागार्जुन सागर बांध परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है और यह नदी घाटी परियोजना के तहत इसकी शुरुआत हुई है। तो ध्यान रखिएगा, सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कृष्णा नदी। देखिए, नागार्जुन सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर कृष्णा नदी पर बनाई गई है। यह एक बहुत बड़ी जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है। साथियों, इस बांध का नाम प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और शून्यवाद के जनक नागार्जुन के नाम पर रखा गया है। यह बांध 1967 में बनकर तैयार हुआ था और यह चिनाई से बना दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा बांध माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप ध्यान रखेंगे। कृष्णा नदी की अन्य परियोजनाएं इस नदी पर अल्लमपट्टी बांध जो कर्नाटक में है, श्रीशैलम बांध जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, भी ध्यान रखना है। जो कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर से निकलती है जो कि महाराष्ट्र में है। मेंटूर बांध की अगर बात करें साथियों तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध मेंटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है जो कावेरी जल विवाद का मुख्य केंद्र रहता है। वहीं पोचम पाद परियोजना की बात करें तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। इसे श्री राम सागर परियोजना भी कहते हैं। यह तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है साथियों, और गोदावरी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के भी नाम से हम जानते हैं, ध्यान रखेंगे। वहीं हीराकुंड बांध की बात करें जो महानदी पे है, उड़ीसा में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी कुल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है। और वहीं अगर हम बात करें भारत का सबसे ऊंचा बांध तो मेरे भाई उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो 260.5 मीटर ऊंचा है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के भाग 1। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के भाग 2 का वीडियो जल्द आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए हमें यहीं समाप्त करना होगा वीडियो। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।